In this session, we will study about capitalized value. Okay, we will see year of purchase क्या होता है. Then we will calculate capitalized value for given examples. Okay, and there are also we need to do rent fixation. So there are few numericals are there जिसमें हम लोग रेंट फिक्सेशन करेंगे. ठीक है, उसके बाद फिर आपका यूनिट में ज़्यादा कुछ है नहीं. तो यही बेसिकली दो है, रेंट फिक्सेशन हो गया और एक आपका कैसे आप कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं कहीं किसी भी प्रॉपर्टी का. क्योंकि कैपिटलाइज वैल्यू निकालने वही वैल्यूएशन हो गया एक्चुअली. जैसे आपको मानिए किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करना है तो यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू. समझ गए. तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू के बारे में किसी को आइडिया है अभी तक? कोई डेफिनेशन जानते हैं आप लोग? याद है मनोज? यस सर. सर किसी भी चीज का से हमको कितना हाईएस्ट फायदा हो सकता है सर, इंटरेस्ट के रूप में कितना आ सकता है, और उसको सर ईयर ऑफ परचेजेस से मल्टीप्लाई करते हैं नेट वैल्यू में. ठीक है, अगर बट इसका ये समझ में बेसिकली नहीं आ डेफिनेशन रहा है देखा कि जाए. सर ईयर ऑफ परचेजेस बोलिए. से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं. ईयर ऑफ मल्टीप्लाई पहले सर ईयर बेसिकली ऑफ परचेजेस से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ठीक है, ये समझ में समझ नहीं आएंगे आया मेरे सर. बात. बस समझना क्या है पहले आपको कि उसका बेसिकली डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज एक्चुअली कैपिटलाइज्ड वैल्यू. सो अगर आप यहाँ देखेंगे, जो आप यहाँ दिख रहा ना सबको ये चीज यस स्क्रीन पे. यस सर. तो देखिए यहाँ जो डेफिनेशन लिखा हुआ है इसको पढ़िए जरा. कौन पढ़ेंगे? एक बार पढ़िए तो. और कल भी डेफिनेशन देखा था हमने. पढ़िए तो इसको क्या लिखा हुआ है. Capitalized value is the amount of interest on which at highest prevailing rate would be equal to the net income out of property. चलिए, तो आपने पढ़ा कि द अमाउंट. ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज द अमाउंट, मतलब पैसा ही है. कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है? एक पैसा है, अमाउंट है. द इंटरेस्ट ऑन विच, ठीक है, अमाउंट उस तरह का अमाउंट है जिस पे द इंटरेस्ट ऑन विच एट हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट वुड बी इक्वल टू द नेट इनकम आउट ऑफ द प्रॉपर्टी. मतलब सपोज अगर एक्स अमाउंट हमारा कैपिटलाइज वैल्यू आप मानते हैं, तो इस पे अगर हम जो है इंटरेस्ट रेट जोड़ दें. सपोज आपका इंटरेस्ट रेट जो है आई है, तो आई अपॉन 100 करना होगा. समझ रहे हैं? Yes, sir. इंटरेस्ट क्या होता है? दैट इज आई परसेंट, मतलब 10%, 12%, 15%. तो आई अपॉन 100 आपने किया. दैट शुड बी इक्वल टू, बोला जा रहा है कि जो आपका इनकम हो रहा है उस प्रॉपर्टी से उसके बराबर होना चाहिए. तो दैट इज नेट इनकम होना चाहिए. समझ में आया कुछ अभी डेफिनेशन से? हम लोग Yes, कह sir. रहे हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज दैट वैल्यू, ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन विच, जो इंटरेस्ट उस पर लगा रहे हैं, would be equal to the net income out of the properties. ठीक है, मतलब कैपिटल वैल्यू ऐसा वैल्यू है जिसपे हम अगर इंटरेस्ट, जितना आपको हाईएस्ट प्रिवेलिंग इंटरेस्ट है उस ईयर का, उतना अगर रेट लगाते हैं तो हमको इनकम जो है नेट इनकम मिलना चाहिए जो डिजायर है. आपको मान लीजिए 10,000 रुपये का नेट इनकम चाहिए, तो कैपिटलाइज वैल्यू कितना होगा उसको निकालिएगा. तो कैसे निकालिएगा? आपको देखना हो कि हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट क्या है, उसके हिसाब से आपको कैपिटलाइज वैल्यू एक्स निकल के आएगा. तो चलिए इसको देखते हैं, एग्जांपल से हम लोग देखेंगे कि कैसे. ठीक है, तो कहने का मतलब है कैपिटलाइज वैल्यू जो है आपका, इस पे इंटरेस्ट जो लगता है वो किसके इक्वल हो जाता है? आपको नेट इनकम के इक्वल हो जाता है. समझ गए ये चीज? तो अगर हम इंटरेस्ट एंड कैपिटलाइज वैल्यू करें तो बेसिकली एक लाइन हमको इस डेफिनेशन से ये समझ में आएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, सॉरी. तो इनकम मतलब क्या हुआ? जो नेट इनकम की बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रॉस की बात नहीं कहेंगे. ग्रॉस मतलब क्या हुआ? ग्रॉस में से कुछ आउटगोइंग होगा. ठीक है, कुछ यस रिपेयर में जाएगा, कुछ अलग जाएगा, कुछ अलग जाएगा, तो कुछ सिंकिंग फंड में चला गया. तो उस तरह से क्या होगा, उसको आप आउटगोइंग को हटाने के बाद जो आपका इनकम है दैट इज योर इनकम, दैट इज नेट इनकम एक्चुअली. तो इनकम हुआ आपका.
तो इंटरेस्ट ऑन सीवी जो अमाउंट होगा सीवी का कैपिटलाइज वैल्यू जो होगा उस पर इंटरेस्ट अगर निकालिएगा, हाईएस्ट प्रेवलिंग रेट जो इंटरेस्ट का है उस समय, तो उससे अगर आप निकालिएगा अमाउंट तो जो आएगा वही आपका इनकम होना चाहिए। तो आपका डिजायरेबल क्या है कि हमारा इतना इनकम आना चाहिए, ठीक है। आपको इनकम तो जो है आप फिक्स रखेंगे, ठीक है, कितना इनकम हमको चाहिए इस प्रॉपर्टी से। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में है आपको देखिए, इफ अ प्रॉपर्टी गिव्स रिटर्न और नेट इनकम ऑफ 10,000 पर एनम, ठीक है। आप सपोज रेंट पे लगाए हैं, किसी रूम आपका है रेंट पे लगा रहे हैं, या कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको 10,000 रुपया पर एनम मिल रहा है, मतलब इस साल भर में आपको 10,000 रुपया मिल रहा है, सपोज इतना मान लेते हैं, माना जा रहा है, ठीक है। तो ये हो रहा है कि हाँ ऐसा कुछ है कि हमको इतना रुपया पर एनम इनकम हो रहा है आउट गोइंग हटाने के बाद, ठीक है। क्लियर है बात? यस तो आपको नेट इनकम पता है कि 10,000 पर एनम हमको मिल रहा है। अगर वहाँ जो इंटरेस्ट रेट है, हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट आपको जो दे रहा है दैट इज 12% इस पे इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, 12% इंटरेस्ट है उस पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया क्या कर सकते हैं। हमने मान लिया कि जो कैपिटलाइज वैल्यू है दैट इज एक्स, एक्स हमने मान लिया कि कैपिटलाइज वैल्यू है। अब जैसा कि डेफिनेशन में आपने पढ़ा कि जो नेट इनकम है, जो रिटर्न है आपके प्रॉपर्टी पे 10,000, ये किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, 10,000 किसके बराबर होना चाहिए। इनकम तो वो है कि इंटरेस्ट ऑन इन इनकम तो है ही, ठीक है, इनकम इज द नेट इनकम, ठीक है। रिटर्न वही 10,000 था, तो 10,000 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटलाइज्ड वैल्यू होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि जैसे कि इसको मान लिया एक्स, तो इसका हमने इंटरेस्ट निकाला, तो निकालिए 12%, इसका इंटरेस्ट कितना होगा, 12% से अगर इंटरेस्ट निकालने की कोशिश कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, सिंपली इसको 12% से मल्टीप्लाई करिएगा, है ना। तो 12% से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 12/100 लिखेंगे, 0.12x। ठीक है, इतना लिखेंगे 0.12x यस लिखेंगे, वेरी गुड। तो 0.12x लिखेंगे आप। तो आपका, आप बताइए इसमें कैपिटलाइज वैल्यू आप निकालिए तो एक बार कितना हो जाएगा, 83,333। 83,333। ठीक है। तो जो x निकल के आया दैट इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू, वो हो गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ठीक है। तो आपने कैपिटलाइज वैल्यू निकाला होगा, ये कुछ इस तरह से आया होगा कि ये कैपिटलाइज वैल्यू हमारा है, ठीक है ना। ये आपका कैपिटलाइज वैल्यू हो गया। तो अगर हम सपोज कैपिटलाइज वैल्यू डायरेक्टली अब निकालना चाहते हैं, डायरेक्टली हमको कैपिटलाइज वैल्यू चाहिए, ऐसा हम फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, कैसे बनाइएगा, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू करने के लिए हमेशा हम ऐसे घुमा फिरा के तो नहीं निकालेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने सिंपल सा इसको फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। तो इसको क्या किया हमने कि x इज इक्वल टू 10,000 को पहले अलग लिख दिया, ये क्या है, नेट इनकम है, ठीक है, इसको अलग लिख दिया हमने। और इंटरेस्ट का जो आपको रेसिप्रोकल एक तरह से समझिए 1/i जिसको बोल सकते हो आप, उसको हमने अलग करके लिख दिया i%, इसको हमने अलग करके लिख दिया। तो देखिए नेट इनकम इज इनटू 100/i, 100 क्यों आ रहा है, क्योंकि परसेंटेज में लिखा हुआ है, इसको परसेंटेज में चेंज कर दिया, मतलब i/100 कर दिया ना। हम अगर ऐसे लिखना चाहते हैं i%, तो ऐसे लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, आपका चलेगा। तो यस सर। यही आपका क्या है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं ईयर्स परचेज। तो इस टर्म को हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, ईयर्स परचेज, YP। और ये नेट इनकम हो गया, तो मतलब अगर हम जो ईयर्स परचेज निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले से ये निकाल लेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे नेट इनकम को, तो हमारा कैपिटलाइज वैल्यू निकल जाएगा। अब क्लियर हुआ ये चीज, यस सर। समझ में? तो ईयर परचेज कुछ नहीं है, दिस इज क्या है आपका इंटरेस्ट है, वैसा इंटरेस्ट जिससे आपको 1 रुपया मिल रहा है, उस तरह का, मतलब i% इंटरेस्ट है, उससे आपको कैपिटलाइज जो सम है वो 1 रुपये का मिल रहा है। उसका डेफिनेशन अगर पढ़िएगा तो उसके डेफिनेशन से कुछ नहीं, आपको समझना ये है कि ईयर परचेज एक्चुअली ये टर्म है जो इसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ईयर परचेज को एक बार और देख लेते हैं। तो ईयर परचेज को अगर डेफिनेशन देना है, मान लीजिए इसका भी डेफिनेशन एग्जाम में पूछ दिया, तो हम क्या दे सकते हैं, it is the capital sum required to be invested, it is the capital sum required to be invested in order to receive a net annual income of RS1 as an annuity at certain rate of interest, ठीक है। इसी को इसने एक डेफिनेशन के टर्म में लिखा, इसका मीनिंग बस यही है कि जो आपको
जो वैल्यू है 1 रुपये जो है आपको इतना i% पे मिले, उस तरह का सम आपको इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए YP हो गया 1/i%। अगर हम परसेंट को हटा दें तो ये 100/i लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो सिंपल अगर आप फॉर्मूले पे आएंगे, जैसे बुक में कल आपने देखा था कि ये सब परचेज इक्वल टू 100/रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ ये आप देख चुके हैं, याद है। तो ईएस Yes, sir. परचेज इक्वल टू 100/रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आप समझ गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे तो हमको क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहेगा, हम लोग ईयर्स ऑफ परचेज निकालेंगे 100/रेट ऑफ इंटरेस्ट करके ईयर्स ऑफ परचेज निकाल लेंगे। सपोज मान लीजिए कि आशुतोष है, आशुतोष ने अपना रेंट पे लगाया, ठीक है, और उसको निकालना है, कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है, तो क्या करेगा, तो उसको तो इनकम पता होगा, नेट इनकम क्या है, नेट इनकम पता होगा, आउटगोइंग हटा लेगा अपना ग्रॉस इनकम में से, नेट इनकम पता है। अब उसको क्या है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कि हाँ इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं कि आप ईयर्स ऑफ परचेज निकालेगा, ठीक है, ईयर्स ऑफ परचेज 100/रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसको नेट इनकम से मल्टीप्लाई कर दिया, कैपिटलाइज वैल्यू आपका मिल गया, ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू उस प्रॉपर्टी का आपको मिल गया कि इतना हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, ठीक। लेकिन एक चीज और कभी कभी आपको आता है कि कभी कभी क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, इसमें क्या है, आपको एक चीज और कंसीडर करना होता है। जनरली इंटरेस्टेड कस्टमर विल नॉट ओनली टेक ओनली रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि जब वैल्यूएशन वगैरह होता है ना प्रॉपर्टी का, तो उस समय क्या होता है, आपको सारा रेट लेना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो जैसे ऐसे देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी ऐसे कर रहे हैं तो हमारा कैपिटलाइज वैल्यू, ठीक है, एक आ रहा है, समझ गया, एक्स आ रहा है, तो एक्स आ रहा है। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर हम कुछ और ऐड कर देते हैं सपोज, तो एक्स घटेगा ना, कैपिटलाइज वैल्यू घटेगा। तो जब वैल्यूएशन होता है तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं कंसीडर करना चाहते हैं, उसको क्या करते हैं, रेट ऑफ सिंकिंग फंड जो है उसको भी ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि सिंकिंग फंड भी एक इन्वेस्टमेंट है जो कि ग्रॉस से जो क्या करते हैं लोग, जमा करते हैं ना, जो डिस्टेंस पीरियोडिक टाइम पे परसेंट। फंड यस जमा करते जा रहे हैं। हाँ, तो वो क्या है, आपको उस पे जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको भी इसमें ऐड करना होता है कभी, ठीक है, तब जाके हमारा ईयर्स ऑफ परचेज बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है जनरली इंटरेस्टेड कस्टमर विल नॉट ओनली टेक ओनली रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू कंसिडरेशन बट आल्सो रेट ऑफ सिंकिंग फंड इनटू कंसिडरेशन, तो सिंकिंग फंड का रेट भी कंसिडरेशन में आएगा। तो हमारा ईयर्स ऑफ परचेज क्या हो जाएगा, 100/रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस रेट ऑफ सिंकिंग फंड। अब सिंकिंग फंड का रेट यहाँ पे IS हमने डिनोट कर लिया है इसको, ठीक है, ये रेट ऑफ सिंकिंग फंड हो गया। अब देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंकिंग फंड का जो रेट निकालने के लिए I प्लस I पे पावर n हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, IS निकालेंगे, और I तो हमारा गिवन रहेगा, ठीक है, जितना परसेंट रहेगा उतना इसमें लिखाएगा, और IS यहाँ से निकालने के बाद इसको पुट करेंगे और फिर हमारा ES परचेज निकलेगा, और तब जाके आप कैपिटलाइज वैल्यू निकालिएगा। तो इसलिए मान लीजिए आपका 30 साल हो गया अपार्टमेंट का, आप बेचना चाह रहे हैं, तो जब वैल्यूएशन कीजिएगा तो आपको कैपिटलाइज वैल्यू करने के लिए क्या करना होगा, इस सबको कंसिडरेशन में लेना होगा। जैसे आपने सिंकिंग फंड का रखा है, सिंकिंग फंड आपका चल रहा है, तो सिंकिंग फंड का भी इंटरेस्ट इसमें जोड़ना होगा, ठीक है, तब जाके YP निकलेगा। तो जनरली ये क्या है, ज्यादातर यूज में आएगा, ठीक है। यस सर। इसको आपने नोट किया है, No, sir, we not कर ही रहे इसको थे. लिख लीजिएगा। हाँ, तो लिख लीजिएगा क्योंकि ये जो है आपको यूज होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल में भी अब यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलते हैं, आप लोग आगे बढ़े, हम लोग यस आप लोग समझ गए कैपिटलाइज वैल्यू को, ES परचेज Yes, कैसे निकालना है, sir. कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालना है, समझ गए, सर। ठीक है। यस सर। अब एक चीज हम देखने जा रहे हैं कि आउटगोइंग्स में क्या क्या आता है वो देखेंगे, ठीक है, टाइप ऑफ आउटगोइंग्स, ठीक है, इसमें देखिए, तो द यूजुअल टाइप्स ऑफ आउटगोइंग्स कनेक्टेड विथ रियल प्रॉपर्टीज आर, तो जो रियल एस्टेट का प्रॉपर्टीज है, म्युनिसिपल टैक्स लगता है, ठीक है, द टैक्सेस विच आर पेड टू लोकल अथॉरिटी फॉर सर्विस लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एक्सेट्रा, सच टैक्सेस आर डिटरमाइंड एट सर्टेन परसेंटेज ऑफ हेरिटेबल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो म्युनिसिपल टैक्स जो आप भरते हैं, ठीक है, हर महीना आपको टैक्स देना होता है म्युनिसिपल टैक्स, समझे।
तो वो जो टैक्स दे रहे हैं उसको आपको आउटगोइंग में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो नेट में जो है इसको ग्रॉस में जो है आप म्युनिसिपल टैक्स को हटाइएगा। दूसरा गवर्नमेंट टैक्स, मतलब जो टैक्स गवर्नमेंट को आप दे रहे हैं, ठीक है, लैंड टैक्स हो गया, एडुकेशन टैक्स वगैरह होता है, जब आप देखेंगे, जब आप आगे जाके भरिएगा टैक्स, ठीक है, जब आप जॉब करेंगे तब टैक्स भरना होगा आपको। जैसे हम लोग जैसे जॉब करते हैं तो हम लोग भी टैक्स भरते हैं उस तरह से, तो ये सब करना होगा। तो आपको पता चलेगा इसी कैसे आपका नेट इनकम निकल रहा है, कि ग्रॉस तो आपका ज्यादा रहेगा लेकिन आपका नेट क्या है, बेसिकली नेट क्या है, नेट है जो उसमें सारा आपने आउटगोइंग घटा दिया, तो यही सब आउटगोइंग घटेगा। और देखिए एनुअल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस तो होता है, रिपेयर और मेंटेनेंस के में भी आपको खर्च लग रहा है तो वो भी आउटगोइंग में आएगा। तो जितना रिपेयर मेंटेनेंस में लगा, सपोज ईयर 2019 की बात करें, 2019 में 19-20 एक ईयर फाइनेंशियल ईयर लेते हैं, तो जितना उसमें रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा हुआ उसको आपने आउटगोइंग के रूप में ले लिया और उसको घटा दिया ग्रॉस से। द अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, एज ऑफ बिल्डिंग। नया बिल्डिंग रहेगा तो रिपेयर मेंटेनेंस नहीं चाहिए, जैसे 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 पुराना होता जाएगा आपको रिपेयर मेंटेनेंस में पैसा लगना शुरू हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए कंडीशन ऑफ बिल्डिंग पे डिपेंड कर रहा है, यूज ऑफ बिल्डिंग पे डिपेंड कर रहा है, क्लाइमेट कंडीशन टू विच बिल्डिंग इज सब्जेक्टेड टू, नंबर ऑफ टेनेंट्स ऑक्युपाइंग द बिल्डिंग। ठीक है, अगर मानिए आपका अपार्टमेंट है उसमें जितना लोग रह रहे हैं, कम लोग रह रहे हैं तो कम थोड़ा फैलेगा कचरा, क्या ज्यादा लोग रह रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि ज्यादा उसमें चांस रहेगा, ठीक है, टूट फूट होने का, वियर टियर का। चलिए, तो ये चीज हो सकता है। फॉर एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1 to 1.5% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कंस्ट्रक्टेड। तो ये टिपिकल परसेंटेज है, इट में इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, तो ये आपका 1 से 1.5% हो सकता है। उसके बाद इंश्योरेंस हो गया, द प्रीमियम पेड बाय द ओनर फॉर इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी होता है उसका भी इंश्योरेंस होता है, पता है? यस सर, पता है। पता है, तो मतलब आजकल जो है हर चीज का इंश्योरेंस होता है, आपके मोबाइल से लेके, ठीक है, आपके आप खुद आप है उसका भी इंश्योरेंस होता है, आदमी का इंश्योरेंस होता है ना, लाइफ इंश्योरेंस करा रहा है आदमी, हेल्थ इंश्योरेंस करा रहा है, तो इसी तरह से प्रॉपर्टी का भी इंश्योरेंस होता है, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स अपॉन सम एश्योर्ड, जितना सम है उस हिसाब से आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा, हर साल जो है प्रीमियम देना पड़ेगा। और आउटगोइंग में क्या आ सकता है, मैनेजमेंट एंड कलेक्शन, दीज आर द चार्जेस व्हिच इंक्लूड्स एक्सपेंसेस ऑन वॉचमैन, लिफ्टमैन, स्वीपर, रेंट कलेक्टर एक्सेट्रा। दीज चार्जेस आर जनरली 7 5 to 7% एक्चुअली होगा ऑफ ग्रॉस रेंट, तो इस तरह से रहता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कितना आपने रखा है, क्या क्या आशुतोष? यस सर। आशुतोष बोला रेंट पे देते हैं, कितने हाँ लोग सर। रेंट पे देते हैं? हैं? लगभग 8 रूम में लगभग। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे जो रेंट कलेक्शन वगैरह है या कोई रहता है या खुद ही सब? सर रेंट हम खुद से। बाकी मतलब कलेक्शन वगैरह खुद ही करना है, यही ना? ठीक है, जैसे हाँ कि सर, ये सब ज्यादा एक्सपेंस जैसे पैसा अपार्टमेंट पड़ जाता वगैरह के इसमें क्या होता है, हाँ, तो यहाँ जैसे वॉचमैन हुआ, लिफ्टमैन हुआ, स्वीपर हुआ, ये सब हुआ तो रहता है ना, ठीक है, तो ये सब भी आउटगोइंग में आएगा, उसको जो आप पे करेंगे उसका मानदेय जो देंगे आप। उसके बाद देखिए सिंकिंग फंड आ गया, द सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड बाय रेगुलर पीरियडिक पेमेंट which accumulate at the compound interest and thus it will form the amount of replacement at the end of utility period of the structure। तो उसका डेफिनेशन है, पर सिंकिंग फंड भी आपका जो इसका इंस्टॉलमेंट होगा, ठीक है, हर साल जो आप इंस्टॉलमेंट देंगे, ठीक है, या हर महीना आप देते हैं तो वो हो गया, तो वो आपका सिंकिंग फंड में वो भी आउटगोइंग में कंसिडर करेंगे, उसको भी घटाएंगे। समझ में आया आउटगोइंग? यस यस सर। सर। चलिए, तो अब देखिए कि क्या है वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा मेथड्स है, ठीक है, तो फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, जिसमें कि आपका रेंटल मेथड, डायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन वगैरह जो होता नहीं है, ये प्रॉपर्टी जो है इस साइज का, शेप का है, कितना प्लान एरिया का है, तो उस हिसाब से हम लोग कंपैरिजन करके बता देते हैं। तो जैसे कंपैरेटिव एनालिसिस करते थे, याद है, जो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करते थे, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाते थे, उसी तरह का चीज है। यस सर। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द कॉस्ट, वैल्यूएशन बाय रेफरेंस टू प्रॉफिट,
डेवलपमेंट मेथड्स, ठीक है। तो आपको ये सब नाम जानना है। फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ लैंड, कॉम्परेटिव मेथड्स, एब्स्ट्रैक्टिव मेथड, बिल्टिंग मेथड, और यही जो है आपको फिर लैंड के लिए यूज हो रहा है, 2 बार लिखा हुआ नहीं। चलिए, हाँ सेम हो गया। तो, तो क्या फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो वैल्यूएशन को अफेक्ट कर सकता है। तो अभी क्या है, हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, वैल्यूएशन पे करेंगे और रेंट फिक्सेशन पे करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ क्या है आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इस तरह क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन। तो पहला तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्या बहुत बड़ा फैक्टर है लोकेशन, क्या ये तो आप समझते ही बहुत, यस बाकी इसको अच्छे से समझते हैं। दिस इज पहले द जो है मेजर फैक्टर विच वैल्यूएशन, ठीक है। तो ये मेजर फैक्टर है कि कहाँ आपका लोकेशन है प्रॉपर्टी का, जमीन का, बिल्डिंग का, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उस तरह की बात है, अगर ये सिटी में है तो ज़्यादा वैल्यू का रहेगा। द वैल्यू ऑफ लैंड विच इज सिचुएटेड इन बिजी लोकेलिटीज, ठीक है, बी मोर देन दैट ऑफ लैंड विच इज सिचुएटेड और अवे फ्रॉम द टाउन। अगर टाउन से अलग है तो वहाँ कम रहेगा उसका, टाउन में है तो ज़्यादा रहेगा। लोकेशन इज अ फैक्टर, ठीक है, आप समझिए। दूसरा क्या है, प्राइस इंडेक्स, ड्यू टू मोर इन्फ्लेशन, ठीक है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग गोज ऑन इंक्रीजिंग, मतलब वृद्धि दर की बात करें, ठीक है। तो प्राइस अगर इंडेक्स जो है आपका उस पर डिपेंड करेगा कितना आपने बढ़ा के रखा है। दिस फैक्टर कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेकिंग सुटेबल स्टेप बाय गवर्नमेंट और बाय आरबीआई। मतलब होता है वृद्धि दर है आपका, जो जो आपको रेंट मान लीजिए है अभी 2,000 है, आपने धीरे धीरे उसको 4-5 कर दिया, तो वो चीज़ है। तो प्राइस इंडेक्स पे एक फैक्टर हो गया। साइज जो है, द रेट ऑफ लार्ज लैंड कैन नॉट बी कंपेयर टू दैट ऑफ स्मॉल लैंड, तो वो चीज़ है। शेप है, द वैल्यू ऑफ द लैंड विच रेगुलर शेप विल बी मोर देन दोज विथ इरेगुलर शेप। तो रेगुलर शेप का होगा तो उसका ज़्यादा होगा, तो शेप पे भी डिपेंड कर लिया। उसके बाद देखिए फ्रंटेज एंड डेप्थ, ठीक है, वैल्यू ऑफ रियर पोर्शन ऑफ प्लॉट डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रीट इंक्रीजेज। रोड साइड का है तो कितना उसको फायदा होता है ना, तो उसको बोले यस फ्रंटेज, मतलब रोड साइड में है। और डेप्थ मतलब क्या हो कि रोड से बहुत पीछे है, ठीक है। रिटर्न फ्रंटेज, ठीक है, द कॉर्नर प्लॉट हैज मोर वैल्यू एज इट ग्रंट्स मोर लाइट वेंटिलेशन, मतलब जहाँ पे दो दो रोड है, समझिए प्रॉपर्टी है, जमीन है, उसके दोनों साइड में रोड है, कितना अच्छा हो गया, तो वो आपका दो दो तरफ से हो गया, इसलिए उसको कॉर्नर प्लॉट ज्यादा वैल्यू है। नेचर ऑफ सॉइल, ठीक है, द ब्लैक कॉटन सॉइल इज वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस बट पुअर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, या पढ़ते होंगे सॉइल मैकेनिक्स में। दस लैंड कंसिस्टिंग ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल विल हैव लेस वैल्यू, ठीक है, उसका सॉइल का नेचर भी डिपेंड करेगा। लेवल ऑफ द ग्राउंड इज ऑल्सो अ फैक्टर, तो लेवल द ग्राउंड विद कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लेवल डिफरेंस विल हैव लेस वैल्यू एज कंसिडरेबल अमाउंट विल हैव टू स्पेंड फॉर अर्थवर्क, ठीक है। बहुत ऊपर नीचे है तो हो सकता है कि वहां पे भराना पड़े या काटना पड़े, है ना, तो इस केस में भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है बुक वैल्यू मेथड दिख रहा होगा। द बुक वैल्यू इज एन अमाउंट शोन इन द अकाउंट बुक ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर आफ्टर मेकिंग ड्यू प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन घटाने के बाद, जो पिछले साल का डेप्रिसिएशन को घटा देने के बाद जो वैल्यू आता है, जो बुक में लिखा रहता है अकाउंट बुक में, वो हो गया बुक वैल्यू। दस वैल्यूएशन ऑफ ए प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड विद दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन डेप्रिसिएशन अलाउड पर ईयर एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय मार्केट कंडीशन। तो जितना डेप्रिसिएशन हुआ उतना घटाइए, वो उसका वैल्यू है जो एक बुक में लिखा हुआ है। बुक वैल्यू जो है आपका, जो अकाउंट बुक में लिखा है वही आपका वैल्यू हो गया उस प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड क्या है, देखिए, व्हेन वैल्यूएशन इज कैलकुलेटेड बाय रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड इट गिव्स द कॉस्ट टू बी incurred टू रिप्लेस द स्ट्रक्चर, ठीक है, एट द प्रिवेलिंग मार्केट रेट फॉर लेबर एंड मटेरियल, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग वैल्यूएशन करते हैं रिप्लेसमेंट मेथड में, क्या है कि ये किस तरह का कॉस्ट देता है जो कि आपको स्ट्रक्चर को रिप्लेस करने में आएगा, उस तरह का वैल्यू है, ठीक है। इसमें जो है आपको लेबर और मटेरियल दोनों का रेट जोड़ के वैल्यूएशन कर रहा है, ठीक है। फिर इसको समझिए आप लोग, अगर पूछा जाए तो एक दो लाइन का डेफिनेशन लिखना है। कंपैरिजन मेथड की बात करें, इन दिस मेथड वेरियस ट्रांजेक्शन ऑफ नियर बाय प्रॉपर्टी आर कंपेयर्ड, मतलब वैल्यूएशन करना है, अगर मान लीजिए कंपैरिजन मेथड है, और काफ़ी होता है कंपैरिजन मेथड, समझिएगा आप लोग खुद करते होंगे, हम लोग खुद करते हैं कि आसपास का प्रॉपर्टी देखा, ठीक है, वहाँ का हम लोग
उसको सिमिलरली उसको दे प्रॉपर सिमिलर प्रॉपर्टी जो होगा उसको देखेंगे, उसका फिर हम वैल्यूएशन देखेंगे, उसका ट्रांजेक्शन देखेंगे और उससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। बिफोर फाइनलाइजिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अंडर कंसिडरेशन द फिजिकल पैरामीटर्स लाइक साइज ऑफ प्लॉट, shape of plot, frontage, nature of soil, level of ground etc. should be properly studied। तो ये होना चाहिए कि जैसे आप कंपेरिजन तो कर रहे हैं बट वहाँ का क्या साइज है, शेप है, ये भी देखना होता है। क्योंकि आप प्रॉपर्टी का सिर्फ ये देख रहे हैं वैल्यू, तो उससे कंपेरिजन करने के अलावा ये भी देखना चाहिए। अब देखिए एक हो गया आपको वैल्यूएशन टेबल्स जो है वो रहता है। तो टेबल से अगर हम लोग देख सकते हैं, इसका भी यूज किया जाता है जनरली in order to reduce the chance of error in lengthy laborious mathematical calculation and to save time the valuation tables are prepared। तो valuation tables बना हुआ रहता है, ठीक है। by referring to the valuation table suitable coefficient are found out, these coefficient valuation can be determined speedily। तो यहाँ पे क्या है, आपको हर तरह के रेट से, रेट हो गया, हर तरह के आपको कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे टेबल बना हुआ है। जैसे टेबल 1 की बात करेंगे, टू फाइंड द अमाउंट टू विच RS1 विल एक्यूमुलेट एट द एंड ऑफ ए गिवन पीरियड ऑफ एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से जो हमारा एक्यूमुलेट होगा, ठीक है, 1 रुपये एक्यूमुलेट होने के लिए, ठीक है, अगर अमाउंट आपको चाहिए तो वहां से देख सकते हैं। तो 1 को फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जितना आपका पैसा मल्टीप्लाई करें, लाख से करिए लाख से करिएगा, करोड़ से करना है करोड़ से करिए। तो इस तरह से ये क्या है, एक तरह से आपको जैसे नहीं होता कोई स्टैंडर्ड हम लोग बना देते हैं। जैसे अभी IAS कोड आप देख रहे हैं, है ना, जैसे अभी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, RCC पढ़ रहे हैं, तो सब, तो उससे हम लोग उसको यूज करके, ठीक है, हम देख लेते हैं। तो इस तरह से आपको टेबल दिया रहेगा और बहुत सारा वेरियस टेबल दिया रहेगा, सबका अपना अपना यहाँ पे नोटेशन है, देख लेंगे, ठीक है। यस सर। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है, टेबल है, इससे आपको हेल्प मिलेगा वैल्यूएशन करने में, ठीक है। जिस तरह का आपको यूज होगा उस तरह का आप टेबल यहाँ चूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे ईयर्स ऑफ परचेज करना है तो आपको यहाँ से फाइंड ईयर ऑफ परचेज, ठीक है, यहाँ से निकल गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा, डिफरेंट दिखेगा। टू फाइंड डेप्रिसिएशन परसेंटेज बेस्ड ऑन सिंकिंग फंड मेथड, उसके लिए ये टेबल दिया हुआ है। तो एक एक्सिस पे देखना, 2 एक्सिस पे देखना है, टेबल होता है ना, एक रॉ वाइज देखिए और कॉलम वाइज, दोनों मिलाइए और किसी भी टेबल के किसी भी बॉक्स में चले जाइए, आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह का वैल्यूएशन टेबल रहता है, इससे आप लोग एक बार रीड कर लेना है, ठीक है ना, इतना इसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। और देखिए यहाँ पे डिफर्ड वैल्यू ऑफ लैंड। तो डिफर्ड वैल्यू मीन्स दैट पार्ट ऑफ द वैल्यू विच डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर रियलाइजेशन ऑफ एन एक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट इन द प्रॉपर्टी विच मे बी ड्यू टू इंक्रीज एंटिसिपेटेड डिमांड, ठीक है, फ्यूचर स्कार्सिटी, मैच्योरिंग ऑफ ए क्रॉप एज विथ टिम्बर, अगर मतलब लैंड की बात करें तो वहाँ पे ये भी है। इंक्रीज रेंट अंडर एन एग्जिस्टिंग लीज, रिटर्न टू ए फ्री होल्डर ऑफ वैकेंट पोजीशन ऑफ लैंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ ए लॉन्ग लीज, रिवोल्यूशनरी वैल्यू, ओके। डिफर्ड वैल्यू मीन्स समझ गए आपको। तो ये क्या है, एक्चुअली आपको फ्यूचर रियलाइजेशन के बाद जो आपका जो है वैल्यू आ रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि फ्यूचर रियलाइजेशन क्या है। उसके बाद जो वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग डिफर्ड वैल्यू बोल रहे हैं, मतलब चेंज होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज एंटिसिपेटेड डिमांड है, फ्यूचर स्कार्सिटी है, इस तरह से। तो ये लैंड की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है इस पे का डेफिनेशन पूछा जा सके, देख लीजिएगा, ठीक है। फिक्सेशन ऑफ रेंट एज पर PWD प्रैक्टिस। तो PWD प्रैक्टिस में क्या है, जो आपका PWD जो वर्क्स आप डिपार्टमेंट देख रहे हैं, तो उसमें क्या है, रेंट फिक्सेशन करने के लिए कुछ नॉर्म्स बने हुए, ठीक है। तो उस नॉर्म्स के हिसाब से हमारा क्या है, फिक्सेशन ऑफ रेंट होता है। तब यहाँ देखिए, फॉलोइंग स्टेप आर अडॉप्टेड व्हाइल फिक्सिंग अ रेंट एज पर PWD प्रैक्टिस। मतलब आपको समझिए कि आपको रेंट फिक्स करना है, तो आप इस जो PWD का जो रेंट फिक्सेशन का नॉर्म्स है, ठीक है, मैनुअल है, उससे आप जा सकते हैं, उससे जाइए और आप वहाँ से पता कर लीजिए कि कैसे कैसे होगा। तो उस प्रैक्टिस में देखिए हमारा पहला क्या बोला, द कॉस्ट ऑफ लैंड एंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आर टेकन सेपरेटली। दोनों कॉस्ट हमको सेपरेटली ले रहे हैं, ठीक है। सुटेबल परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट आर अलाउड ऑन अबाउट टू कॉस्ट। दोनों में जो है सुटेबल परसेंटेज अलाउड रहेगा। लैंड कॉस्ट का, कॉस्ट ऑफ लैंड हो गया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गया, 2 हो गया, और एक हो गया आपको दोनों पे अलग अलग परसेंटेज, ठीक है, सुटेबल परसेंटेज।
द नेट इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी इज वर्क आउट बाय डिविजिंग द कैपिटलाइज्ड वैल्यू बाय अ प्रॉपर फिगर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ईयर परचेज को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो डिवाइडिंग नहीं है, मल्टीप्लाई करना होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू को निकालने के लिए। क्या हाँ, Yes, sir. नेट इनकम तो डिवाइड करके निकालेंगे। ठीक तो है, ठीक तो है। नेट इनकम है ना, द नेट इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी वर्क आउट बाय डिवाइडिंग द कैपिटलाइज्ड वैल्यू बाय अ प्रॉपर फिगर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, समझ गए ना? Yes, sir. Yes, sir. गलत नहीं है, उल्टा समझ गए हम लोग। ऑल पॉसिबल आउटगोइंग्स आर एडेड टू दिस नेट इनकम व्हिच विल गिव द ग्रॉस रेंट और ग्रॉस इनकम। इस पे अभी न्यूमेरिकल करेंगे तुरंत समझ में आएगा। डिवाइडिंग दिस ग्रॉस इनकम बाय 12 रेंट पर मंथ कैन बी कैलकुलेट। मतलब 12 क्या होता है, ये जो मंथ है ना 12 मंथ, उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको पर मंथ रेंट निकल जाएगा। ठीक है, निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग 12 से डिवाइड कर लेंगे कि पर मंथ इतना लगेगा। क्या उसको Yes, sir. चले हम लोग रेंट निकालें क्या प्रॉपर्टी हाँ, का? यस सर। एक चीज आप पढ़ लीजिए, 5 स्टेप करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, द रेंट वर्क आउट बाय दिस प्रोसीजर इज नोन एज स्टैंडर्ड रेंट while the actual rent of a property may be higher or lower than this rent. The actual rent is known as the contractual rent. Standard rate is the rent which can be lawfully charged to the tenant. तो जैसे मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपने किसी को राजी कर लिया कि हम जैसे आपका वैल्यूएशन मानी रेंट फिक्सेशन किया आपने 4,000 आ रहा है, लेकिन आप मानिए कोई तेज आदमी है, अरे किसी से एग्रीमेंट करें, नहीं भाई हम आपको 5,000 लेंगे। अगर कोई राजी हो गया, रह रहा है 5,000 तो आपको हो गया, वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो गया एक तरह से। क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि नहीं, वो 5,000 देने के लिए तैयार है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, हाँ भाई दे रहे हैं, रह रहे हैं। तो ऐसे चीज है, छोटा मोटा जगह पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है और लोग जरूरतमंद लोग ऐसे रहते हैं। ठीक है, द एक्चुअल रेंट हो गया आपका। इफ द कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट इज हायर देन द स्टैंडर्ड रेट, द कोर्ट कैन रिड्यूस इट टू द स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, ये हो सकता है। इफ द टेनेंट मूव्स टू द कोर्ट, अगर वो जो है कोर्ट जाता है, तब क्या हो सकता है कि आपका रेट जो है, जो स्टैंडर्ड रेट है पीडब्ल्यूडी के हिसाब से जो रेट है, उस रेट पे अगर आप नहीं है तो आप इलीगली उससे वो पैसा ले रहे हैं, मतलब माना जाएगा और फिर उसको कम करना होगा आपको। बट इफ द कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट इज लेस देन द स्टैंडर्ड रेट, द कोर्ट शैल नॉट इंक्रीज इट टू द स्टैंडर्ड रेट। और अगर लेस है तो कोर्ट जो है उसको इंक्रीज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। और एज ए ऑनर आपको भी दिक्कत नहीं हो रहा है, रहने वालों को दिक्कत हो ही नहीं रहा है, तो वो चीज़ है। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग चलते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेटर वगैरह रखे हैं कि नहीं? यस सर। Yes, sir. चलिए, हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। हम लोगों ने जो डेप्रिसिएशन निकालना था स्ट्रेट लाइन मेथड एंड कांस्टेंट परसेंटेज मेथड से निकाला था, याद है? ओके, वो हम निकाल चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में आइए, बुक तो होगा ही आपके पास, ये भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल आपका 7.3 है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, अ लैंड मेजरिंग 600 मीटर स्क्वायर, मतलब एक जमीन है जिसका एरिया दिया है आपको 600 मीटर स्क्वायर, इज परचेस्ड एट अ रेट ऑफ Rs 100 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक स्क्वायर मीटर के लिए 100 रुपया लगा था खरीदने में, परचेज करने में। तो कॉस्ट ऑफ लैंड यहाँ से आप निकाल सकते हैं, अगर दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा देन आपको टोटल कॉस्ट आपको निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अ बिल्डिंग ऑफ 200 स्क्वायर मीटर एरिया इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। तो इस पे क्या है, 200 स्क्वायर मीटर में एक बिल्डिंग बनाया गया। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 4 लाख, 4 लाख उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। इफ द रिटर्न ऑन द कॉस्ट ऑफ लैंड एंड द बिल्डिंग, ठीक है, इज टू बी 6% एंड 8%। मतलब क्या हुआ, ये 6% किस पे हो गया, कॉस्ट ऑफ लैंड पे। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो है आपका उस पे 8% हो गया। व्हाट शुड बी द रेंट फॉर द प्रॉपर्टी, रेंट क्या होना चाहिए, एज्यूम ऑल आउटगोइंग्स 30% ऑफ द ग्रोस रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आउटगोइंग आपको दे दिया 30% निकाल देना आपको। इसके बाद आपको इंटरेस्ट दे दिया है दोनों पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कॉस्ट निकालिए कि लैंड का कॉस्ट क्या होगा। चलिए निकालिए, कितना हो गया, मल्टीप्लाई साठ करिए हजार दोनों को।
यस सर। तो 60,000 हो गया। तो आपने एक लिखा कि कॉस्ट ऑफ लैंड हमारा 60,000 हो गया। एक और चीज यहाँ देखेंगे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है हमारा, कितना है, 4 लाख। 4 लाख ना। 4 ठीक लाख। है, ओके। अब आइए नीचे, अब निकालिए कि नेट रिटर्न जो है, नेट रिटर्न जो आप निकालिएगा, तो उसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या है, एक परसेंटेज जो है आपका 6%, 8%, उससे निकाल लीजिए कि कितना हमको उसमें जो घटाना पड़ेगा। वो निकालिए, कितना आ रहा है। 3600 है पहला। 3600 सर। दूसरा निकालिए, 8% से निकालिए। ठीक है, नेट रिटर्न ऑन कंस्ट्रक्शन देखिए कितना हुआ, 32,000 आएगा। यस सर। यस सर, आया। ठीक है, उसके बाद दोनों को अगर ऐड कर लीजिएगा तो नेट रिटर्न पर ईयर कितना आया, इसको इसको रिटर्न करिए। ठीक है, पर ईयर कितना आएगा, 35,600 आएगा। 35,600। ठीक है, तो यस। ये आपको नेट रिटर्न आया। तो नेट रिटर्न आपको इतना है। ठीक है, अब चलिए, अब मान लेते हैं कि ग्रॉस रेंट जो है हमारा एक्स है। ठीक है, तो जो आपको नेट रिटर्न आया है, ठीक है ना, नेट रिटर्न जो आपको आया, देखेंगे। उसमें आउट गोइंग जोड़ देंगे। नहीं, देखिए आउट गोइंग क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको ग्रॉस निकालना है पहले ना। तो यस। ग्रॉस निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, समझ गए ना, तो नेट प्लस आउटगोइंग करना होगा। तो अगर यस। नेट का बात कर देते तो आउटगोइंग घटाना होता था। तो इस फॉर्मूले को पुट कीजिए आप, इसमें जोड़ना पड़ेगा आउटगोइंग। ठीक है, कितना आया, 30% निकालिए आउटगोइंग का एक्स का, तो हो जाएगा 30/100, तो 0.3x। एक्स कितना है, ये आ रहा है आपका। यस सर, 50,857.14286। ठीक है, तो देखिए हालांकि हमको क्या है, ग्रॉस रेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि उतना रेंट आप ले रहे हैं, क्योंकि आउटगोइंग इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ग्रॉस की जब बात करेंगे तो आउटगोइंग को ऐड करना है। आउटगोइंग को ऐड किया हमने, एक्स निकल के आ गया 50860 आया, कि कितना आया, कितना आया बताओ तो। 14286। फाइनल निकाल लिए क्या। नहीं नहीं, एक्स का मनी पॉइंट 50,857.14286। अच्छा ठीक है, तो फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 60 लिखेंगे, 80 क्यों लिखेंगे, 860 लिख सकते हैं, नहीं यस सर। फुल फिगर में लिखेंगे तो 860 लिखेंगे, और उसको आप क्या कीजिए, 12 से डिवाइड कर दीजिए, ताकि आपको ग्रॉस रेंट मिल जाएगा पर मंथ, क्योंकि पर एनम निकला ये तो पर एनम को क्या करेंगे हम लोग, 12 से डिवाइड कर देंगे, जैसे PWD का भी स्टेप आप पढ़ रहे थे। जी चार सर, हजार कितना आएगा, कुछ 238। 4,238 आया। यस सर। ठीक है, क्योंकि आपने लिया होगा 50860 लिया है ना। 860। जी सर। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज है, इस तरह से हम लोग रेंट निकाल सकते हैं। आपको अगर ये सब चीजें दिया रहेगा तब। ठीक है ना, इसमें आपको क्या है, नेट रिटर्न आपको दिया है कि कितना रिटर्न होगा। ओके, आपको यहाँ पे आउट गोइंग दे रखा था, तो काफी आसान था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। कॉस्ट ऑफ लैंड निकालना था सिर्फ, जो कि है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पता था, दोनों पे आपको परसेंटेज कितना मिल रहा है, रिटर्न वो दिया हुआ था, दोनों को ऐड कर लिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, ग्रॉस रिटर्न का फॉर्मूला लगाया, जिसमें कि आउटगोइंग 30% दिया ही हुआ था। तो 30% आउटगोइंग ऐड कर लिया हम लोग नेट रेंट में, तो हमारा ग्रॉस रेंट निकल गया, और उसको हमने 12 से डिवाइड कर दिया। समझ गए ये चीज। यस यस सर। सर। चलिए यस सर। एक और क्वेश्चन है, बनाइए इसको अब। इसमें बोला जा रहा है, द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 4 लाख, कैलकुलेट द मंथली रेंट ऑफ प्रॉपर्टी
Cost of land is 1 lakh. Return expected on cost land is 5%. Returns expected on cost of maintenance 0%. Repair and maintenance 0.5% of cost of construction, तो ये आउटगोइंग में आ गया. अदर आउटगोइंग 20% ऑफ ग्रॉस रेंट, ये आउटगोइंग में आ गया. सिंकिंग फंड है, ये भी आउटगोइंग में आ गया. चलिए सबसे पहले आप निकालिए कि नेट रिटर्न कितना आ रहा है आपको, क्योंकि कॉस्ट तो पता है. नेट रिटर्न ऑन लैंड कितना आया? 5% के दर से निकालिए. 5,000 सर. चलिए 5,000 आ गया होगा. और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे निकालिए. लेवल आ गया सर 32,000. 32,000 आया. हाँ वो तो आएगा. यस. अब निकालिए रिपेयर मेंटेनेंस के कारण जो आउटगोइंग होगा वो निकालिए. रिपेयर मेंटेनेंस के कारण कितना % आउटगोइंग होगा वो निकालिए. बिल्डिंग में जो है मेंटेनेंस होगा बिल्डिंग में ना, ठीक है. तो रिपेयर मेंटेनेंस बिल्डिंग में निकालना है, न कि 1 लाख में. 1 लाख में नहीं निकालिए, कॉस्ट लैंड में मत निकालिए. यस सर 2,000 सर. ठीक है. उसके बाद सिंकिंग फंड कितना था? 5,000. ठीक है. 500 सर. ओके, सिंकिंग फंड कितना हुआ? 500. एक और निकालिए, अदर आउटगोइंग कितना है आपका? अगर ग्रॉस मनी एक्स है तो अदर आउटगोइंग बोल रहा है कि 20%, 0.2x हो जाएगा. ठीक है. Yes. तो आप क्या कीजिए, इसमें आउटगोइंग कौन कौन सा आउटगोइंग हो गया, कौन बताएगा? इसमें सिक्किम फंड भी नेट होगा सर आउटगोइंग. हाँ आउटगोइंग में. ठीक है. तो ये देखिए क्या क्या आउटगोइंग करिएगा, इन तीनों को आउटगोइंग में ले लीजिए. इसको पहले कट करिए. Yes. हाँ ये नहीं करना. मतलब 2,000 आउटगोइंग निकाल लीजिए एक जगह. 2,000 प्लस 500 प्लस 0.2x, ये हो गया आपका आउटगोइंग. नेट इनकम हो गया आपका, इन दोनों को ऐड करिएगा तो 37,000 आएगा ना. 37,000. और इन दोनों को प्लस कीजिएगा तो आपको आएगा x. इन दोनों को प्लस कर देंगे तो x आएगा. चलिए अब निकालिए x आप लोग. उनचास 49,375. क्या आया? जी सर 49 x आ गया. 49,375. वेरी गुड. 49,375 75. देख लेते हैं हम लोग. हाँ 49,375 आपने ग्रॉस रेंट पर एनम निकाल लिया. तो पर एनम आपका इतना निकल गया, तो एक महीना आपको कितना लेना है निकालिए. जी सर 4,114.583. तो उसको आप होल फिगर में कर लीजिए. 41,120 रुपया हो गया. जी चलेगा इतना. तो आपने रेंट को फिक्स कर लिया. तो रेंट फिक्सेशन जब भी करना होगा तो आप ऐसा दिमाग लगाइएगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकालिए, कॉस्ट ऑफ लैंड निकालिए. ठीक है. आउटगोइंग को जोड़िए और सबको जोड़ जाड़ के उसके बाद 12 से डिवाइड कर दीजिए. ठीक है. यस. समझ गए? यस. काफी आसान है. चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, जो कि आपका वैल्यूएशन निकालना है. एक प्रॉपर्टी है, उसका वैल्यू आपको निकाल के देना है. तो क्वेश्चन इज, ए पर्सन डिजायर टू सेल हिज प्रॉपर्टी हैविंग फॉलोइंग डेटा. ठीक है. एक पर्सन, जो कोई है आदमी है, ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, वो बेचना चाह रहा है. उसका ग्रॉस रेंट अगर देखेंगे 2500 पर मंथ उसका ग्रॉस रेंट है. ठीक है. तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 12 इंटू 2500 कर दीजिएगा. आउटगोइंग जो है ग्रॉस रेंट का 30% है. तो टोटल जो आएगा आपको
1 साल का, उसमें से आप 30% करेंगे ग्रॉस रेंट से, आउटगोइंग निकल जाएगा। फ्यूचर लाइफ जो है उसका 35 ईयर्स, 35 ईयर्स उसका लाइफ है, दैट इज एन जो निकालते हैं उससे हो गया 35। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लैंड इज 2 लाख, 2 लाख उसका एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लैंड है। डिटरमाइन फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। ठीक है, तो चलिए इसको निकाला जाए। कैपिटलाइज वैल्यू निकालिए अब इसका। क्या करेंगे हम लोग? कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? सर जो नेट फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। वाईपी को गुना करते हैं। हाँ, तो आपको वाईपी निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू होता है नेट इनकम इनटू वाईपी, ये हम लोग समझ रहे हैं। टोटल इनकम इज व्हाट, टोटल इनकम कितना है? अगर आप टोटल इनकम करेंगे तो जो 2500 को आप 12 से डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिएगा, दैट इज 30,000। टोटल जो है ग्रॉस रेंट हो गया, तो इतना हो गया 30,000। सॉरी, हाँ ठीक है, तो 30,000 आप यस निकाल लिए। आउटगोइंग कितना है? आउटगोइंग जो है 30% 30% है, ग्रोथ तो ग्रोथ 30,000 का 30% निकालिए, कितना हो जाएगा? 9,000 सर। 3600 तो रहेगा। 9,000, 36 का क्यों होगा? टोटल Yes, ग्रॉस रेंट का 30%, जी ग्रॉस सर रेंट का 9,000 यस 30% सर। निकालिए, 9,000 9,000 होगा। मतलब नेट इनकम कितना हो जाएगा? 30,000 माइनस 9,000 सर 21,000। एक्चुअली देखिए यहाँ पे अगर आपको सिंकिंग आउटगोइंग में ही सिंकिंग फंड भी ऐड होगा, ठीक है, नो डाउट। अगर आपको अलग से देता, मान लीजिए रिपेयर मेंटेनेंस अलग से दे रहा है और सिंकिंग फंड अलग से दे रहा है, और अगर आपको फिर जो आउटगोइंग परसेंटेज अलग से दे रहा है, तो आप क्या करते? तब आप क्या करते? फिर आप सबको घटाते, ठीक है ना। आउटगोइंग तो लेते ही, सिंकिंग फंड था वो भी लेते, रिपेयर मेंटेनेंस लेते, तो सब यस सर। आपको घटाना था। क्लियर है? ओके गुड। यस यस सर। सर। चलिए, तो आपका नेट इनकम आया 21,000, नोट कर लीजिए इसको। अब हमारा नेट इनकम जब आ गया तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए और क्या चाहिए? ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर्स परचेज चाहिए आपको। तो ईयर्स परचेज का फॉर्मूला क्या बताए थे आपको? 100/i। 1/, आई प्लस एक एस और फॉर्मूला इंटू क्या बताए थे जब सिंकिंग फंड यूज करते हैं हम जनरली? तो 1 याद है? आई प्लस आई एस। तो वो लेकिन सर फॉर्मूला यहाँ यूज करिए। सिंकिंग फंड नहीं है सर। देखो, सिंकिंग फंड क्या है, वो आउटगोइंग में एडेड है, ठीक है। यस सर। इसलिए जब भी यस आप किसी प्रॉपर्टी का करते हैं तो हम बोले आप जनरली आप क्या कीजिए, उसका यूज कर लीजिए, ठीक है ना, ये सही है। यस सर। जनरली आई प्लस आई एस यूज करिए, क्योंकि छोटा मोटा चीज के लिए खाली एक रेंट, ठीक है, रेट हम लोग रेंट का लेंगे, रेट लेंगे, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे तब तो ठीक है, लेकिन सिंकिंग फंड लेना जरूरी है, वो होता है, मतलब हर प्रॉपर्टी का सिंकिंग फंड रहता है। इसको हम लोग आई एस बोल रहे हैं। करिए अब, निकालिए ईयर्स परचेज, पुट कीजिए इसको। ओके, तो आपने इसको पुट किया होगा, जैसे आई एस निकालेंगे तो आई एस इक्वल टू बताए थे आपको आई अपॉन 1 प्लस आई, इसको एन कर देंगे -1, ये आई हो गया। किसी का आया? यस सर। 0.003687। ये परचेज निकल गया। यस सर। तो उसको उसको आप पुट करके देखिए आगे, अगर निकालिए तो। कैपिटलाइज वैल्यू निकालिए।
ये ईयर्स पर से 9.64 आया किसी का क्या? यस सर, 9 पॉइंट कितना आया? 9.644। ठीक है, तो जो आ गया उसको आप मल्टीप्लाई करिए, कैपिटलाइज वैल्यू निकालिए। उसके बाद आपका जो फेयर वैल्यू होगा 2,79,560 है सर। जो आया उसके बाद फेयर वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू सर प्लस कॉस्ट ऑफ लैंड। हाँ सर, नेट बोलो। इनकम हम लोग का 21,000 निकला था ना। नेट इनकम कितना निकला था? 30 में से घटाए थे 21,000 था। 21,000 कीजिए नो इसको, जी सर, 21,000 था। 21,000 करो। 21,000 यस, 20, 24, 40 ही आया सर, खाली वहाँ लिख दिया 29। तो 20, ठीक है, 20 हो गया 2,02,440। अब 40। इसमें को क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू आ गया आपको, तो फेयर वैल्यू क्या हो जाएगा, लैंड का वैल्यू इसमें ऐड कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ लैंड ऐड करिए, और आपका फेयर वैल्यूएशन आपने कर लिया। तो निकालिए टोटल कितना हुआ, कॉस्ट ऑफ लैंड जो है उसको ऐड करिए। कॉस्ट ऑफ लैंड कितना दिया हुआ था? 2 लाख सर। 1 लाख। हाँ 2 लाख दिया हुआ था। यस सर। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लैंड है 2 लाख, 2 लाख करिए। 402,440 आएगा सर। तो आपका फेयर वैल्यूएशन आपने करके निकाला होगा और टोटल आपका आ गया, ठीक है। 4,02,440। तो ये हो गया आपका वैल्यूएशन उस प्रॉपर्टी का, इतना में बोलिए उसको बेचेगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो इसमें आपको यही सब पूछा जाएगा। ओके, यस तो सर। वैल्यूएशन में इतना ही है, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। तो आप लोग और प्रिपरेशन करिए, डाउट्स को उसको लेके आइए। और ये हमारा चैप्टर सब्जेक्ट ही खत्म हो गया अब लगता है ना। यस सर। यस। प्लस इसमें फर्दर हम लोग अभी टेस्ट करेंगे, ठीक है, जो ऑनलाइन जो एमसीक्यू टेस्ट है वो सब करके इसमें लगे रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, आपको करते रहना है। प्लस जो प्रीवियस ईयर में पूछा है अगर वैल्यूएशन का क्वेश्चन उसको उठाइए, उसको बनाइए, ठीक है ना। यस सर। और यहीं पे यस हमारा वैल्यूएशन खत्म होता है और ये सब्जेक्ट भी खत्म होता है। यस सर। और आप लोग को जो डाउट्स होगा फिर इसमें डिस्कशन करेंगे, इसका सेशन और भी लेंगे, जब आपको डाउट रहेगा हम लोग फिर डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। बाकी Yes, हमारा जो सब्जेक्ट वाइज है हमारा ये आज खत्म हो रहा है, ठीक है ना। यस यस सर। सर। तो कुछ फायदा हुआ इससे? बहुत ज्यादा सर। यस सर, बहुत ज्यादा सर। यस सर। वैल्यूएशन हो गया पूरा, कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग, ये कॉन्ट्रैक्चुअल शुरू में सर अकाउंट नहीं। सबसे हार्ड यही पेपर लग रहा, सबसे आसान यही हो गया। नहीं, हाँ है आसान, मेन है ना ये बहुत ज़्यादा बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल बेस्ड है। यस अगर सर। बात करें तो प्रैक्टिकल बेस्ड है, मतलब सब कुछ PWD में जा रहे हैं हम लोग हर चीज़ के लिए, और सब चीज़ है पैसे से जुड़ा हुआ है, ऊपर नीचे इधर उधर करना बस। ठीक है, तो चलिए सेशन को ख़त्म करते हैं हम यस, लोग, और थैंक यू ठीक है सर। इसके बाद होगा तो फिर सेशन करेंगे और, ठीक है चलिए, थैंक यू। यस, थैंक यू थैंक यू सर।